हेलो मैडम, आपका एक पार्सल आया है नीचे, आकर ले जाएं। जी जी अभी आए। आरती ने मोबाइल उठा पति रमन को फ़ोन कर दिया, जो कुछ देर पहले ही ऑफिस जाने के लिए घर से निकला था। आप आसपास ही हो तो मेरा एक पैकेट गेट से लेकर घर दे जाओ। अभी अभी डिलीवरी वाला वहाँ देकर गया है। मैं तो काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। आजकल ट्रैफिक कम होने से जाम नहीं मिला कहीं भी, रमन बोला। आरती ने बेटे आयुष के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलकर अंदर झाँका। ऑनलाइन क्लास चल रही थी। मैं ही चली जाती हूँ पैकेट लेने। वेट ज़्यादा हुआ तो घर तक लाने में किसी गार्ड की मदद ले लूँगी। सोचते हुए आरती ने मास्क लगाया और तेज़ी से लिफ्ट से नीचे आ गई। दिल्ली में एक सोसाइटी के एक फ्लैट में रहने वाली आरती छोटे कद की आकर्षक महिला थी। देखने में जितनी प्यारी थी, बोली भी उतनी ही मधुर थी। उसकी पति रमन, 14 वर्षीय बेटा आयुष और वह 3 प्राणी थे परिवार में। पहले अनलॉक के बाद रमन ऑफिस जाने लगा था, लेकिन बेटे के स्कूल नहीं खुले थे। कोरोना काल के कारण घर पर लगभग सारा सामान ऑनलाइन मंगवाया जा रहा था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहरी व्यक्तियों को सोसाइटी के भीतर आने की परमिशन नहीं थी। गेट पर ही सामान दे जाते। बाद में सिक्योरिटी गार्ड्स पता देखकर इंटरकॉम कर देते हैं। आरती गार्ड रूम के पास पहुंची तो 4-5 लोग लाइन बनाकर खड़े थे। सभी अपना अपना फ्लैट नंबर बताते और गार्ड उनका पैकेट छाट कर निकाल देता। आरती की बारी आई तो उसके फ्लैट नंबर बताने से पहले ही गार्ड ने अलग रखा हुआ एक पैकेट थमा दिया। यह क्या? मैंने तो नंबर भी नहीं बताया अभी। मेरा पैकेट एक साइड में क्यों रखा है? आरती ने आश्चर्यचकित हो पूछ लिया। गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, मैडम देखिए तो अपना पैकेट, आपका और सोसाइटी का नाम ही लिखा है इस पर, फ्लैट का नंबर नहीं लिखा। कुरियर वाला सोसाइटी का नाम देखकर यहाँ आया था। मुझे आपका नाम याद था तो मैंने उससे लेकर रख लिया था। आरती ने देखा तो सचमुच आरती साकेत अपार्टमेंट नई दिल्ली के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा था। क्या यह मेरा ही पैकेट है? आरती नाम किसी और का भी तो हो सकता है। आशंकित हो आरती गार्ड से बोली, आपका ही पैकेट है मैडम। सोसाइटी में यह नाम किसी और का नहीं है, हमें पता है। आरती पैकेट लेकर घर आ गई। सैनिटाइज़र से पैकेट को साफ कर अपने कमरे में टेबल पर रखने के बाद हाथ धोते हुए सोच में डूबी थी कि 2 दिन पहले उसने शैम्पू, दालें, कुछ मसाले और सॉस आदि का ऑर्डर दिया था, लेकिन यह पैकेट तो उन वस्तुओं का ही लग ही नहीं रहा। पैकेट हल्का था और देखकर लग रहा था जैसे कोई कपड़ा है। कुछ देर बाद मेड आ गई। आरती भी काम में व्यस्त हो गई, लेकिन मन उस पैकेट के आसपास मंडरा रहा था। मैड के जाते ही असमंजस में पड़ी आरती पैकेट हाथ में ले सोच रही थी कि उसे खोले या नहीं। एक और इस प्रकार का कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किए जाने से खोलने में संकोच हो रहा था, तो दूसरी ओर अपना नाम लिखा होने से लग रहा था कि पूरा अधिकार है उसे पैकेट खोलने का। कुछ देर की उधेड़ बुन के बाद उसने सोचा कि इस विषय में रमन से पूछ लेती हूँ, लेकिन तुरंत मन में दूसरा विचार आ गया कि यदि रमन ने इसे कुरियर कंपनी को वापस करने को कह दिया तो लौटाने का तो अब सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है उसकी किसी मित्र या रिश्तेदार ने उसे भेजा हो और फ्लैट नंबर लिखना भूल गए हो। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। अचानक याद आया कि कुछ दिनों पहले रमन ने भागलपुर में रहने वाले अपने बड़े भैया से फ़ोन पर कहा था कि जो सिल्क की चादरें वह पिछली बार वहाँ से खरीद कर लाया था अब घिस चुकी हैं। इस बार भागलपुर आना होगा तो चादरें ज़रूर खरीद लेंगे। आरती ने अनुमान लगाया कि जेठ जी ने सोचा होगा कोरोना काल में आना जाना नहीं हो सकेगा, इसलिए भेज दी होंगी चादरें। एक फ़ोन थैंक्स का कर दूं, तब मैं आश्वस्त हो जाऊंगी कि पैकेट उनके द्वारा ही भेजा गया है। उसके बाद बेहिचक खोल लूँगी। सोचते हुए आरती ने जेठानी को फ़ोन लगा लिया और हेलो सुनते ही बोल पड़ी, हाय भाभी, वे सिल्क की चादरें। जेठानी बात काटते हुए बोले, हाँ आरती, मजबूरी है, तुम लोग अभी घिसी पिटी चादरों से ही काम चलाओ। देखो
कब रुकता है कोरोना का कहर। अनलॉक हो गया है, फिर भी केस तो लगातार बढ़ रहे हैं। सब ठीक हो जाए तब तुम लोग आना भागलपुर, मिलना भी हो जाएगा और तुम्हारी चादरों की शॉपिंग भी। यानी इन्होंने नहीं भेजा वह पैकेट। सोचते हुए आरती ने 2-4 बातें कर फ़ोन काट दिया। फिर से वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी। अरे मैं भी कैसी पागल हूँ, भूल ही गई कि इस मंथ मेरा जन्मदिन है। हो ना हो दीदी ने जम्मू से कश्मीरी कढ़ाई वाली शॉल भेजी होगी। वाओ दीदी, लव यू। आरती आंखें मूंद होठों को सिकोड़ कर ख्यालों में खो गई। क्या हुआ मम्मा, किसे याद कर रही हो? आयुष की आवाज़ सुन उसने आंखें खोली तो लज्जा गई। मैं समझ गया, राशि को ना। मौसी ने आपको भी राशि का फ़ोटो भेजा है ना व्हाट्सएप पर। कितनी प्यारी है रूपा दीदी की बेटी। मुझे भी सेंड की है उसकी पिक्चर्स मौसी ने। आपकी ही तरह मेरा भी मन कर रहा था कि छुटकी को प्यार करने का। आयुष की बात सुनकर आरती को याद आया कि दीदी तो इन दिनों फ्रांस में हैं। पिछले महीने ही उनकी बेटी रूपा ने प्यारी राशि को जन्म दिया था। इसी काम के लिए वे मार्च से ही उसके पास रह रही हैं। तो किसने भेजा है यह पैकेट? आरती का दिल बैठा जा रहा था। किसी भी स्थिति में वह कुरियर वापस नहीं करना चाहती थी। मन बहलाने के लिए फेसबुक खोलकर बैठी तो अपनी सखी प्रिया की प्रोफाइल पिक देख आंखें चमक उठी। याद आया कि गत सप्ताह ही प्रिया ने अपनी यह तस्वीर पोस्ट की थी और आरती ने उसके वन पीस पर प्रशंसा भरा कमेंट किया था। रिप्लाई में प्रिया ने एक शॉपिंग साइट का नाम बताते हुए लिखा था, ऑनलाइन मंगवाया था, तुम भी ऐसा ही गाउन खरीद लो, उसे पहनकर सेल्फी लेना और उसे अपनी प्रोफाइल पिक बना देना, मज़ा आ जाएगा, दोनों सहेलियां एक रंग में रंगी हुई दिखाई देंगी। अरे वाह, प्रिया ने सेम गाउन खरीद कर भेज दिया। अभी पैकेट खोलकर पहन लेती हूँ, आयुष से लगे हाथ फ़ोटो भी खिंचवा लूँगी। सोच आरती उत्साहित हो पैकेट की ओर बढ़ गई। नहीं अभी नहीं, इन दिनों पार्लर जाना नहीं हुआ, चेहरा मुरझाया सा है, फ़ोटो में जान नहीं आएगी। आज ही फ़ोन कर कर ब्यूटिशियन को बुला लेती हूँ, फिर शाम को रमन के सामने खोलूँगी पैकेट। रमन जब देखेंगे कि सहेली ने बिना कहे ही फरमाइश पूरी कर दी तो कितने शर्मिंदा होंगे। आगे से मुझे उनके सामने बार बार अपनी मांगे दोहरानी नहीं पड़ेगी। दौड़कर पूरी करेंगे हर इच्छा मेरी, या हो सकता है स्वयं ही पूछना शुरू कर दे कि मुझे किस वस्तु की आवश्यकता है। आरती कल्पना कर दी। कुछ देर बाद ब्यूटिशियन आ गई। आरती ने फेशियल थ्रेडिंग करवा कर बालों में अपना पसंदीदा रंग लगवा लिया और अपने को फ़ोटो सेशन के लिए तैयार कर लिया। शाम अब होने की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही थी। उस दिन रमन ऑफिस से जल्दी लौट आया क्योंकि सिर में तेज दर्द था। खांसी के साथ साथ बार बार छींकें भी आ रही थी। मम्मा, कोरोना के सिम्टम्स, आयुष ने आंखें फाड़ते हुए कहा तो आरती का कलेजा मुंह को आ गया। सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर को फ़ोन लगाया। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि 2-3 दिन तक रमन को अलग कमरे में रखा जाए। उसके बाद यदि हालत ना सुधरी या फीवर आने लगा तब देखेंगे क्या करना है। कुछ दवाइयाँ उसने अपने सर्वेंट के हाथ भिजवा दी। दवाई टेबल पर रखते हुए आरती ने कुरियर वाला पैकेट उठाकर अलमारी में रख दिया। अच्छा ही हुआ, इस समय वैसे भी बाहर से आया सामान कुछ समय बाद ही खोलना चाहिए। कोरोना वायरस साथ आया होगा तो कुछ दिनों बाद खुद ख़त्म हो जाएगा। अपने मन को समझाती हुई आरती किचन में चली गई। 2 दिन तक रमन की स्थिति यथावत बनी रही। तीसरे दिन खांसी में आराम हुआ और सिर दर्द भी कम हो गया। आरती ये दिन विचित्र सी ऊहापोह में बिता रही थी। रमन के स्वास्थ्य की चिंता के साथ ही पैकेट ना खोल पाने का खेद भी उसे साल रहा था। जब भी मैसेज के नोटिफिकेशन का स्वर कानों में पड़ता उसे लगता कि प्रिया का मैसेज होगा। वह जानना चाह रही होगी कि मैं गाउन में फ़ोटो खींचकर कब पोस्ट करूंगी फेसबुक पर। रमन के स्वस्थ होते ही एक शाम आरती ने पैकेट निकालकर सामने रख दिया। क्या है यह? एक प्रश्नवाचक दृष्टि आरती पर डालते हुए रमन ने पूछा। खोलो तो। आरती मुस्कुरा रही थी। उत्सुक दृष्टि लिए रमन ने कैंची से पैकेट के बाहरी आवरण को काट दिया।
आरती दिल थामे गाउन हाथ में आने की प्रतीक्षा कर रही थी। रमन ने गिफ्ट से टैप हटाकर जैसे ही कागज अलग किया, आरती की आंखें चौंधिया गई। दो बेहद सुंदर साड़ियाँ प्लास्टिक की पारदर्शक थैली से झांक रही थीं। हाय, ये तो साड़ियाँ हैं। आरती स्तब्ध रह गई। महंगी लग रही है। कब मंगवाई तुमने? पेमेंट किसने की? रमन ने एक साथ कई सवाल दाग दिए। आरती ने पूरा किस्सा बयान कर दिया। तुम पहले बता देती तो पैकेट लौटा देती। अब बात करता हूँ किसी से। मोबाइल हाथ में लेते हुए रमन बोला। रुको अभी, जब खोल ही लिया है तो अच्छी तरह देखने दो ना। आरती हड़बड़ी में साड़ियों के प्लास्टिक फाड़ते हुए बोली। बेड पर फटे प्लास्टिक को बिछाकर आरती ने साड़ियाँ रख दी। एक दूसरे से विपरीत रंगत लिए दोनों साड़ियाँ बेहद आकर्षक थी। उनमें से एक बैंगनी रंग की गुलाबी बॉर्डर वाली पैठनी साड़ी थी, जिस पर छोटे छोटे सुनहरे मोर के मोटिव्स अंकित थे। आंचल हरे रंग के तोते और एक नाचते हुए मोर से सुसज्जित था। दूसरी लाइट पीच कलर लिए प्योर जॉर्जेट की डिज़ाइनर साड़ी थी, जिस पर आलीशान कटदाना काम किया हुआ था। साड़ी पर लगी जरकन की चकाचौंध दिख आरती पल की झपकना भूल ही गई। साड़ियाँ जैसे अपना दाम स्वयं ही बता रही थी। प्राइस टैग देखा तो आरती का अनुमान सही था। पैठनी साड़ी 60,000 की तो डिज़ाइनर की कीमत 80,000 थी। देख ली? कुरियर ऑफिस का नंबर पता कर फ़ोन कर दूं? रमन व्याकुल दिख रहा था। जल्दबाजी मत करो, आराम से सोच लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने मुझे ही भेजी हो और आप वापस दे दो। कुरियर वाले तो कहीं बेचकर पैसा बांट लेंगे आपस में, और वे लोग अगर वापस करना भी चाहेंगे तो करेंगे किसको? भेजने वाले का नाम पता तो नदारद है। अपने तर्क से रमन को चुप करा। आरती चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए साड़ियों को बड़े प्रेम से निहार रही थी। काश मैं साड़ी होता तो तुम मुझे इतने ही प्यार से देखती और खुश हो जाती, लपेट लेती मुझे अपने तन पर। एक ठंडी आह भर रमन आरती का ध्यान साड़ियों से हटाने का प्रयास कर रहा था। आरती तो साड़ियों के मुंह में जकड़ी हुई थी। रमन की बात सुनते ही बोली, अरे हाँ, एक बार लपेट कर देखना चाहिए इन साड़ियों को। मैंने तो 15,000 से महंगी साड़ी कभी पहनी ही नहीं है। बेड से डिज़ाइनर साड़ी उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर आरती ने उसे लपेट लिया। दर्पण देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि दिख रहा प्रतिबिंब उसका ही है। साड़ी पर कढ़ाई का काम बहुत ही यत्न और कलात्मक तरीके से किया गया था। साड़ी का पीच कलर गाजर और नारंगी रंगों के मेल से बना था। उसी रंग के जरकन से पूरी साड़ी पर फूलों की बेल का जाल बना था। बॉर्डर पर कटदाना काम से ऑरेंज व कॉपर कलर की स्टोन्स की तितलियां बनी हुई थी। कटदाना वर्क में नगों को एक विशेष आकार देकर काटा जाता है, ताकि हल्की सी रोशनी पड़ने पर ही वे हीरो जैसे चमक उठें। ऐसा हो भी रहा था। आरती का चेहरा स्टोन्स की दमक से दहक उठा था। उस पर कमल के फूल से खिले होठ और हिरनी जैसी बड़ी बड़ी मासूम आँखें। आरती ने बालों में लगा रबड़ हटाकर सिर तेजी से झटका तो माथे से होकर रेशमी लटे चेहरे पर जा गिरी। कुछ दिन पहले ही रंग लगवाने के कारण पलके तांबई दिख रहे थे। वह खुद को देखकर अपने पर ही मुग्ध हो गई। आरती को लग रहा था जैसे आईने में उसका अक्ष नहीं है, कोई नायिका है जो अवार्ड लेने मंच पर आई है। साड़ी पर जड़े हुए बेशकीमती जरकन ऐसे झिलमिला रहे थे जैसे असंख्य तारे आकाश से उतर आए हों। रमन पीछे खड़ा उसे टकटकी लगाए देख रहा था। कैसी लग रही हूँ? आरती ने पीछे मुड़कर तिरछी मुस्कान चेहरे पर बिखराते हुए रमन से पूछा। जवाब में रमन ने शरारत से बदन पर सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना किधर जा रही हो। कुछ दिनों तक पैकेट को लेकर दोनों के बीच कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन आरती के नैनों में दिन रात साड़ियाँ ही छाई रहती थी। रमन के ऑफिस चले जाने के बाद कुछ देर तक साड़ियों को निहारना उसकी दिनचर्या में सम्मिलित हो गया था। उस दिन रविवार था। रमन ने सुबह की चाय पीते हुए फिर से बात छेड़ दी। क्या सोचा है फिर आरती? कैसे पीछा छूटेगा उस गुमनाम पैकेट से? गुमनाम कैसे हुआ? मेरा नाम लिखा है ना उस पर। तुनकते हुए आरती ने उत्तर दिया।
अरे भाई, जब एड्रेस नहीं, भेजने वाले का आता पता नहीं तो गुमनाम कहना ही पड़ेगा ना उसे। मैं सोच कर बता दूंगी कि किसने भेजा होगा। इस महीने मेरा बर्थडे है और अगले महीने हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो भेज दी होगी किसी ने हर मौके के लिए एक एक साड़ी। आरती आंखें नचाते हुए बोली, इतनी महंगी साड़ियाँ देने वाला कौन आशिक है तुम्हारा? एक दिन तुम्हें ही ना ले जाए चुरा कर। नाम तक नहीं पता होगा मुझे उस बंदे का। रमन शरारती अंदाज में बोला, किसी ने भी भेजा हो पैकेट, रख लेती हूँ ना थोड़े दिन और। फ़ोटो तो खिंचवा लूँ कम से कम किसी एक साड़ी में। ठुनकते हुए आरती कह उठी, अच्छा बाबा मान लिया, तो आज हो जाए फ़ोटो सेशन। रमन हाथ जोड़कर खड़ा था। डिज़ाइनर साड़ी तो मैंने लपेट कर देख ली थी, आज पैठनी साड़ी पहन लेती हूँ अपने गोल्डन ब्लाउज के साथ। फ़ोटो भी शायद बॉर्डर वाली साड़ी में ही ज़्यादा सुंदर आएगा। थोड़ा मेकअप शेकअप कर भी लूँगी। आरती अपनी जीत पर प्रसन्न थी। चलेगा, मैं भी ड्रेसअप हो जाऊँगा। आयुष एक पेयर फ़ोटो खींच देगा तो अगले महीने में उसे व्हाट्सएप की डीपी बना लूँगा। शादी की सालगिरह पर कोरोना टाइम में बाहर जाना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन सुंदर पत्नी का इतना फ़ायदा तो होना ही चाहिए। तब तक आयुष अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया। जल्दी करो ना मम्मा, बातें बाद में कर लेना। शाम होने लगेंगी तो फ़ोटो अच्छे नहीं आएंगे और आप दोनों मेरी गलती निकालने लगोगे। वह नाराज़ होने का अभिनय करता हुआ बोला। आरती, तैयार हो ना जल्दी। रमन भी वार्डरोब से कुर्ता निकालकर प्रेस करने लगा। कपड़े बदलकर आयुष के साथ बालकनी में खड़ा हो आरती की प्रतीक्षा करने लगा। आरती कमरे से निकली तो रमन अपलक निहारता ही रह गया। उसकी काया से लिपटी साड़ी यूँ दमक रही थी जैसे सूर्य की किरणों ने अपनी सारी चमक उसे ही दे दी हो। पहनने के बाद साड़ी पर उभरे गोल्डन पीकॉक बेहद मनमोहक लग रहे थे। गुलाबी बॉर्डर पर रंग बिरंगी बेल बूटियाँ देखकर लग रहा था जैसे खूबसूरत पत्तियों और फूलों की पंखड़ियों को बीच से तोड़कर चिपका दिया गया हो। बैंगनी सुनहरे तथा गुलाबी रंगों से बुने आंचल पर मोर का नीला व तोते का हरा रंग मिल जाने से इंद्रधनुष सी छटा बिखर रही थी। आरती का सौंदर्य उस साड़ी में और भी निखर गया था। दबदब करते मुख पर लिपस्टिक में रंगे भीगे कोमल होठ, खुशी और ब्लशर की मिली जुली आभा लिए उजले गुलाबी गाल और काजल से सजी मुस्कुराती आंखें। माथे पर लगी गहरी बिंदी में वह किसी मूरत सी दिख रही थी। आयुष कैमरा लेकर तैयार खड़ा था। रमन ने आरती का हाथ पकड़ा तो लाख की बैगनी और गुलाबी चूड़ियों से सजी दूध सी कलाइयों को छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। रमन आश्चर्यचकित था कि आरती सहसा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति कैसे बन गई। वह सुंदर थी, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं, किंतु इन दो साड़ियों में उसे देखकर तो ऐसा जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। बहुत सोच विचार करके उसने सारा श्रेय पैकेट में आई उन दो साड़ियों को देते हुए उस पैकेट को वापस न करने का मन बना लिया। यह बात जब आरती को पता लगी तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उस दिन के बाद आरती पैकेट को लेकर रमन की ओर से तो निश्चिंत हो गई, किंतु उसका अंतर्मन बार बार उससे कई सवाल कर रहा था। दिल और दिमाग के बीच द्वंद्व चल रहा था। अपने कई प्रश्नों के उत्तर वह स्वयं को भी नहीं दे पा रही थी। एक दिन जब वह डिज़ाइनर साड़ी लपेटे हुए दर्पण के सामने खड़ी हो अपनी ज्वेलरी बॉक्स से निकालकर तरह तरह के सेट पहनकर देख रही थी, तब उसके प्रतिबिंब ने जैसे उससे ही प्रश्न कर दिया, क्या तुम निर्भय होकर साधिकार इन साड़ियों को किसी भी समारोह में पहन सकोगी? हाँ, क्यों नहीं, आखिर पैकेट मेरे नाम से आया था। उसने प्रतिबिंब को उत्तर दे दिया। प्रतिबिंब पुनः बोल उठा, लेकिन भेजा किसने? अब तक नहीं सोच सकी? वह मौन थी। तो क्या वापस नहीं कर देना चाहिए इसे? लेकिन कुरियर ऑफिस के स्टाफ ने रख लिया और सही व्यक्ति तक ना पहुंचा तो? तुम भी तो वही कर रही हो। चलो ठीक है, मैं वापस कर भी दूं और वह सही व्यक्ति यानी किसी अन्य आरती के ना मिलने पर भेजने वाले तक पहुंच भी जाए, लेकिन भेजने वाला कह दे कि इसमें 2 नहीं बल्कि 4 साड़ियाँ थी, तब क्या करूँगी मैं? कह देना कि रखनी ही होती तो इन्हें भी रख ली थी। जरा सोचो, कभी इस पैकेट का राज खुल गया और सबको पता लग गया कि तुमने केवल अपना नाम होना ही काफ़ी समझा था और रख लिया था पैकेट, तो कितनी बदनामी होगी। वैसे भी
तुम्हें किसी का हक मारना अच्छा भी तो नहीं लगता। आरती खामोश थी। कई प्रश्न उलझे ही रह गए थे। सत्य स्वीकार करना ही पड़ा उसे। अपने तर्कों को बुझे मन से स्वीकार करते हुए उसने साड़ियों को वापस देने का निर्णय कर लिया। वह साड़ियाँ सही व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसे करना क्या चाहिए यह समझ नहीं पा रही थी। उस दिन सोसाइटी के महिला व्हाट्सएप ग्रुप पर चैटिंग के दौरान सभी कोरोना काल में किटी न कर पाने का अफसोस जता रहे थे। ग्रुप की एक सदस्य ने सुझाव दिया कि जिस प्रकार जूम ऐप पर कार्यालयों की मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस व कवि सम्मेलन आदि हो रहे हैं, उसी प्रकार क्यों ना वे भी किटी का आयोजन करें। सभी ने एक मत हो इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। खाना पीना तो साथ हो नहीं सकता था, इसीलिए पहली किटी का विषय रखा गया कि एक व्यंजन बनाकर तैयार रखना है और उसे कैमरे पर ही सखियों को दिखाते हुए उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी देनी होगी। निश्चित दिन सभी ने घर बैठे हुए समय पर किटी ज्वाइन कर ली। अपनी कुक की हुई डिश के विषय में बताने को सभी उत्सुक थे। आरती के पड़ोस में रहने वाली सुधा ने फलों और सब्जियों से सलाद बनाकर करीने से सजाया था। कैमरे पर सबको दिखाते हुए उसने बताया कि इन दिनों यह कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होगा। कुछ अन्य महिलाओं ने भी अपना बनाया विशेष व्यंजन दर्शाते हुए उसकी विशेषता या उससे जुड़ा अनुभव साझा किया। आरती के फ्लैट से कुछ दूर रहने वाली दीपा यादव ने जब बताया कि उसकी आज की डिश बेसन की कढ़ी है तो सभी को थोड़ा विचित्र सा लगा। जब उसने इससे संबंधित अनुभव शेयर करना चाहा तो सुनने को सभी आतुर हो उठे। दीपा ने बताया कि लगभग 20 वर्ष पहले उसका रमेश से प्रेम विवाह हुआ था। ससुराल उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक छोटे से गांव में थी। एक बार उसकी सास ससुर को कहीं जाना पड़ गया। पति रमेश को कढ़ी बहुत पसंद थी। दीपा ने रमेश के लिए उस दिन कढ़ी बनाने का फैसला कर लिया। रमेश के यह कहने पर कि घर में दही तो है नहीं, कढ़ी कैसे बनेगी। दीपा रमेश की खिल्ली उड़ाते हुए बोली थी कि कढ़ी तो बेसन से बनती है, दही का उसमें क्या काम। पानी में जब बेसन घोलकर उसने कढ़ी बनाई तो कढ़ी के स्थान पर जो बना उसे याद कर रमेश और वह भी अब भी हंस देते हैं। दीपा का अनुभव सुन किटी में हंसी की लहर दौड़ गई। हंसी थमी तो उनमें से एक महिला बोली, आपको सुनते हुए लग रहा था जैसे आप हिंदी स्पीकिंग रीजन को बिलोंग नहीं करती। शायद कढ़ी के बारे में इसीलिए ही न जानती हो। मैं तो आपके नाम और सरनेम से तो आपको हिंदी भाषा समझ रही थी। दीपा ने हंसते हुए बताया कि वह तमिलनाडु की रहने वाली है। वास्तविक नाम आरती नायर है। दीपा नाम ससुराल वालों का दिया हुआ है। दीपा का असली नाम सुनकर आरती के कान खड़े हो गए। वह समझ गई कि पैकेट दीपा का ही है, लेकिन स्वयं को वह विश्वस्त कर लेना चाहती थी। बात शुरू करते हुए बोली, क्या आपको अभी भी आरती नाम से बुलाया जाता है? हाँ, मदर की साइड पर। अम्मा तो वहाँ से सांबर मसाला, रसम पाउडर और बनाना चिप्स वगैरह भेजती है तो बस आरती लिख देती हैं। कहती है कि कौन होगा इस नाम का तुम्हारी सोसाइटी में। दीपा मुस्कुराते हुए बोली, आप तक पहुँच जाता है सब कुछ? आरती थोड़ा आगे बढ़ी। हाँ, अभी तक तो पहुँच ही रहा था, लेकिन अम्मा अप्पा ने इस बार महाराष्ट्र से साड़ियाँ लाकर भेजी थी, वे नहीं मिली। दीपा ने निराश होकर बताया, क्या डिज़ाइनर साड़ी भी साथ में थी? दीपा का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आप कैसे जानती हैं? आरती ने आयुष को आवाज़ देकर अलमारी से दोनों साड़ियाँ लाने को कहा। कैमरे पर उन्हें देख दीपा बोली, अरे यही, अम्मा ने व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजे थे। आरती ने पैकेट वाली बात बता दी। कुछ देर बाद किटी की समाप्ति दीपा को बधाई देते हुए और आरती की प्रशंसा करते हुए गई। साड़ियाँ लौटाने का फैसला आरती का ही था, किंतु उन्हें लौटाकर उसका मन विरक्त सा हो गया था। अकेले में कभी कभी आंखों की कौर भी भीग जाते थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। आरती ने हेलो कहा तो पुरुष की आवाज़ सुनाई दी, मैडम, एक टीवी चैनल के लिए काम करता हूँ। मेरी सिस्टर आपकी सोसाइटी में रहती हैं। उन्होंने आपका एक साड़ी लौटाने वाला किस्सा मुझे सुनाया था। आपको ऐतराज़ ना हो तो किसी दिन आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेना चाहूँगा। मैंने क्या इतना महान काम किया है? विस्मित हो आरती ने पूछा। मैडम, कुछ चैनल्स कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, वही हम
लोगों तक प्रेरणादायी घटनाएं पहुंचाना चाहते हैं। आज जब चारों ओर धोखा, अराजकता और अविश्वास का बोलाबाला है, वहाँ आप जैसे ईमानदार भी हैं। यही दर्शाना है हमें। आरती ने अभिभूत हो इसके लिए हामी भर दी। उनसे जुड़ने का लिंक उसके मोबाइल पर भेज दिया गया। पैकेट ना तो अब एक पहेली थी, ना ही बिछड़ा हुआ पीड़ादायक पार्सल। वह तो एक ऐसा सुखद एहसास था जिसने आरती को सभी की नज़रों में विशेष बना दिया था। दोस्तों, यह अलग सी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।